नमस्कार दोस्तों, साइंस फाइंडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साइंस के 10 क्वेश्चन कराएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है LPCVT 2 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे लिए हैं। और ये लगभग सारे क्वेश्चन फिजिक्स के हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वो लोग जो LPCVT 1 एग्ज़ाम दिए हैं, CVT 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उनको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो LPCVT 2 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है और बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। लगभग छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे फार्मूला पे। तो आइए हम देखते हैं इन 10 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न कुछ इस प्रकार है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या आवश्यक है, और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है वोल्टता स्रोत युक्त एक समृद्ध चालक, दूसरा ऑप्शन है केवल तार, तीसरा ऑप्शन है केवल स्विच, चौथा ऑप्शन है केवल बल्ब। तो देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। कहीं पे भी अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो दो चीज़, मतलब पहला चीज़ हमको वोल्टेज सोर्स, मतलब जो दो चालकों के सिरों के बीच क्या कर सके, विभवांतर उत्पन्न कर सके। मतलब कोई बैटरी हो या चाहे कहीं से हमें विद्युत स्रोत से हमें बिजली मिल रही हो, बिजली सोर्स से, मतलब हम विद्युत सोर्स से हमको क्या हो, विद्युत मिल रहा हो। और दूसरा चीज़ क्या होता है, कंडक्टर, मतलब चालक, जिससे होकर विद्युत प्रवाहित हो सके। और वो चालक क्या हो, एक बंद लूप का निर्माण कर रहा हो। मतलब विद्युत का जो सर्किट है वो क्लोज होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए, तभी क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। मतलब एक तरह दूसरे तरह समझिए कि जैसे क्या होता है कि घर में हम लोग स्विच क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत परिपथ की मतलब जो सर्किट होता है वो बंद हो जाता है। देखिए, और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो विद्युत परिपथ का जो सर्किट है वो क्या होता है, सर्किट को ओपन हो जाता है, जिससे कारण विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। और वो जो युक्ति है, जिस जिस उस स्विच से संबंधित जो युक्ति है वो काम करना बंद कर देती है। तो दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो वोल्टेज सोर्स और दूसरा क्या हुआ, सर्किट क्लोज होना चाहिए। विद्युत धारा प्रवाह के लिए जो कंडक्टर का सर्किट है वो क्लोज होना चाहिए, तो विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो आप लोग जान गए होंगे कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए है जो इस प्रश्न का सही आंसर है। कैसे है, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है कि वोल्टता स्रोत युक्त एक समृद्ध चालक, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ पूछा है हिंदी में। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ विथ वोल्टेज सोर्स, इस प्रश्न का जो है सही आंसर है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे क्या आता है, ये मान लीजिए बैटरी है, बैटरी का ये प्लस टर्मिनल है और ये तार है, ठीक है, और ये स्विच है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग इस स्विच को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो ये सर्किट क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इससे होकर जाता है और बल्ब को जला जाता है, पूरी सर्किट क्लोज हो गई। ये बड़ा वाला सिरा बैटरी का प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। तो क्या होता है, इससे क्या हुआ, एक तो वोल्टेज सोर्स हो गया जो दो चालक के दोनों सिरों के बीच क्या कर रहा है, विद्युत धारा विभवांतर उत्पन्न कर रहा है। और क्या है, ये जो स्विच लगाए हैं ये क्या कर रहा है, हमको जो आवश्यकता अनुसार ये सर्किट को ओपन कर रहा है और क्लोज कर रहा है। तो जैसे हम सर्किट को क्लोज किए, विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो गया और बल्ब जल गया। तो कहीं पे विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमको क्या है, सबसे पहले किस चीज़ की, वोल्टेज सोर्स की आवश्यकता होती है, और दूसरा तो उस जो विद्युत परिपथ है वो क्या होना चाहिए, बंद लूप होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो वहाँ से विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वोल्टता स्रोत युक्त एक समृद्ध चालक, मतलब क्लोज कंडक्टिंग पाथ विद वोल्टेज सोर्स। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन ए आंसर सही है। अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ए मेन ग्रीन हाउस गैस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो पहले समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है।
देखिए क्या है कि हमारे जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया और जलवाष्प हो गया, ये सारी गैसें क्या करती हैं कि ये पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद है। ये सूर्य से आने वाली जो अवरक्त किरणें हैं, चाहे गर्मी है, रोशनी के माध्यम से जो आती है, मतलब प्रकाश के माध्यम से, वो सारी ऊष्मा को क्या कर लेती हैं, ये सोख लेती है और पृथ्वी पर एक निश्चित तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। अगर मान लीजिए, अगर ये गैस है, अगर गर्मी को न सोखे तो क्या होगा, पृथ्वी एक बर्फ की गोला बन जाएगी। यहाँ का लगभग, अगर ये सारी गैस है, वायुमंडलीय गैस है, और रक्त किरणों को जितना सूर्य से प्रकाश आया, अगर पृथ्वी से टकरा कर अगर अंतरिक्ष में चला जाएगा प्रकाश, तो पृथ्वी पर मतलब क्या होगा, ऊष्मा की कमी हो जाएगी और ये बर्फ की गोला बन जाएगी। लगभग -18 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाएगा। तो ये जो वायुमंडल में ये जो कुछ गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, क्या करती हैं, ये सूर्य के प्रकाश से जो ऊष्मा आती है उसको आने तो देती है, लेकिन जाने नहीं देती है। कुछ भाग अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। तो क्या होता है कि पृथ्वी पर एक निश्चित तापमान बना रहता है। अब क्या होता है, ये जो ग्रीन हाउस गैस में एक कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है यही ग्लोबल वार्मिंग का। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा कि ये क्या करेगी, सूर्य के प्रकाश से जो ऊष्मा आ रही है उसको आने तो देती है, लेकिन ज़्यादा इसकी मात्रा है तो ज़्यादा मात्रा में ये सूर्य से प्रकाश की ऊष्मा को अवशोषित करेगी। जिससे क्या होगा, पृथ्वी का जो तापमान है, पृथ्वी के वायुमंडल का जो तापमान है, एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। हर साल, हर 10 दशक में 1 सेंटीग्रेड वृद्धि हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कारण क्या हो रहा है, मतलब ये जो वायुमंडलीय ताप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये शीशे की तरह काम करती है। सूर्य के प्रकाश को आने तो देती है, लेकिन उससे अगर लेकिन जाने नहीं देती है। जैसे क्या आता है कि कार का शीशा अगर बंद कर देंगे तो प्रकाश तो आता है, प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी आती है, लेकिन अंदर फिर कार के अंदर से बाहर ऊष्मा बाहर नहीं आती है जब तक शीशा नहीं खोलेंगे। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी काम करती है। मतलब वो सूर्य के प्रकाश से जो रोशनी से हमें ऊष्मा प्राप्त होता है उसको आने तो देती है वायुमंडल में, लेकिन जाने नहीं देती है। अगर ये सीमित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये एक मतलब अच्छा बात है। क्यों? क्योंकि वो मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को वो प्रभावित नहीं कर रही है। लेकिन एक निश्चित मात्रा से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाएगा। मतलब वो जो पृथ्वी के मंडल का जो तापमान है उसको बढ़ा देंगी। यही होता है वैश्विक तापमान। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये थोड़ा सा हम कोशिश किए समझाने की, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए मेन ग्रीन हाउस गैस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी है। मतलब सबसे ज़्यादा अभी हम बताएं कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक तापमान के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। 100 ग्राम का मान एसआई मात्रक में कितना होगा। मतलब देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 100 ग्राम इन एसआई यूनिट्स। हम जानते हैं कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो एसआई यूनिट में क्या होता है, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का जो है, और यह एक मूल मात्रक भी है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक किलोग्राम में कितना होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। अब देखिए, अब अगर देखा जाए, अगर इसको बदलेंगे तो देखिए, ऐसे भी डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से नियम अनुसार सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए, अगर 1 ग्राम का पूछा जाए, 1 ग्राम में कितना केजी हो गया, तो 1 ग्राम में हो जाएगा 1/1000 केजी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1 ग्राम। अगर हमको 100 ग्राम में चेंज करना है तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
0 से 0 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो 1 ग्राम बराबर 1/10 kg। और जब ये ऊपर जाएगा तो दशमलव में 0.1 kg हो जाएगा। देखिए, अगर डायरेक्ट भी मार सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं इस पे इस तरह सॉल्व, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो सॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर वैल्यू याद रहता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को, समय को बचाना चाहिए, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन हो सकता है न्यूमेरिकल मिले, इससे भी थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल मिले, तो उस पर समय मतलब अपना देना चाहिए। जो क्वेश्चन एकदम कॉन्फिडेंट है उसको जल्दी से मार के हम लोग को टिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब 100 ग्राम को जब आप एसआई मात्रक में बदलेंगे तो 0.1 kg होगा, और जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक कह लें तो क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो अब इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, देखिए, यदि 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में 24 जूल कार्य किया जाता है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच सही वोल्टता ज्ञात कीजिए। सही वोल्टता का मतलब, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, और इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम समझा दे रहे हैं कि जैसे ये कोई बड़ा आवेश है, इसका मतलब इसका मान ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा विद्युत क्षेत्र अपना मतलब उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये बड़ा सा इसका विद्युत क्षेत्र है। इसमें इसमें क्या है, 2 कूलम का एक छोटा आवेश है। ठीक है, अब इसका ए बिंदु से और ये बी बिंदु, मान लीजिए बी बिंदु पर ले जाने में इस 2 कूलम के आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में 24 जूल कार्य करना पड़ता है। देखिए, कोई भी आवेश का कोई विद्युत क्षेत्र है, अगर उसमें किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बड़ा वाला आवेश है इस पे बल लगाएगा। ठीक है, कूलाम के नियम अनुसार देखा जाए तो दोनों के बीच बल लगाएगा। अब इस बल के विरुद्ध आप काम करेंगे तो कार्य करेंगे तो ऊर्जा खत्म होगा। ठीक है, मतलब वही कार्य करना पड़ेगा आपको। बल बल लग रहा है और बल के विरुद्ध आप क्या करेंगे, कार्य तो करेंगे। ठीक है, तो इस छोटे से आवेश पे इस आवेश का इसका बल का मान ज़्यादा होगा, तो इसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो ठीक है, वो हमें ऊर्जा, वो सब बातें अलग है। सबसे पहले हमको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इसके बड़े वाले आवेश के क्षेत्र में हमको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में छोटे आवेश को कार्य करना पड़ेगा। अब वो कार्य का फार्मूला क्या होता है, W होता है V इंटू क्यू। मतलब देखिए, दोनों बिंदुओं के बीच का वोल्टता बोला है। वोल्टता मतलब आप, ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का विभवांतर पूछा है। वोल्टता मतलब विभव, इस बिंदु का विभवांतर क्या है और इस बिंदु का विभव क्या है और इस बिंदु का विभव, दोनों के बीच का अंतर को हम लोग विभवांतर कर देंगे। ये जो फार्मूला है ना, एकदम रट लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। इस पर हमेशा न्यूमेरिकल पूछा है। मतलब कभी भी जब भी आप रेल का एग्ज़ाम देंगे, अगर एएलपी का मतलब 2018 में भी इस पे एक नया क्वेश्चन किसी शिफ्ट में पूछा था, तो इस फार्मूला को एकदम दिमाग में रखे रहिए। तो देखिए, आपको W का मान कितना दिया है, 24 दिया है, 24 जूल। तो हम यहाँ पे 24 रख दे रहे हैं। और हमको मान किसका निकालना है, वोल्टता का, मतलब विभवांतर का, मतलब इस बिंदु और इस बिंदु के बीच के विभव के अंतर निकालना है। और आवेश का मान कितना दिया है, 2 कूलाम दिया है। अगर V का मान निकालें तो यहाँ से हो जाएगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या है कि यदि फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यदि 2 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में 24 जूल कार्य किया जाता है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का सही वोल्टता ज्ञात कीजिए। मतलब वोल्टेज निकालना है, V का ही मान निकालना है। तो W V इंटू क्यू होता है। अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। वह किया गया कार्य क्या होता है, दोनों बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर और उस आवेश के गुणनफल के मतलब बराबर होता है। ठीक है, तो W V इंटू क्यू हो गया। अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, 12 वोल्ट। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अब इस वीडियो का अगला प्रश्न देखिए,
देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ये क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए पहले। माने गए मान की मानक या वास्तविक मान से निकटता का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सन्निकट, दूसरा ऑप्शन है यथार्थता, तीसरा ऑप्शन है परिशुद्धता और चौथा ऑप्शन है मीन। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सन्निकटता, सन्निकटता क्या होता है? जैसे कोई मानक मान है, चाहे मात्रक मान लीजिए। मात्रक क्या होता है? मतलब कोई आप उसी राशि के मानक को मान लिए हैं तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? मात्रक कह देते हैं। चाहे कोई वास्तविक मान है, जैसे मान लीजिए आपको एक रॉड दिया गया है 10 सेंटीमीटर का, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है लंबाई है, कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये दे दिया गया है, ठीक है। तो सन्निकट क्या है? जैसे मान लीजिए इसका आप मान मापे तो 10.1 आया, तो आपका मान मतलब इसके कितना सन्निकट है, ये होता है सन्निकटता, मतलब सन्निकट, ठीक है। दो देखिए इस क्वेश्चन में ना सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होगा? यथार्थता और परिशुद्धता में। ये दोनों इस दोनों बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, देखिए ये दो ऑप्शन तो मीन तो पहले ही बाहर हो जा रहा है कि मीन आंसर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सन्निकट भी नहीं होगा। सन्निकटना मतलब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये पहले ही माने गए मान से वास्तविक मान से निकटता का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होगा? एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। परिशुद्धता जिसको कहते हैं प्रिसीजन, और यथार्थता मतलब एक्यूरेसी। ज़्यादातर एक्यूरेसी हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए दोनों में देखिए क्या अंतर है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का पहले आंसर हम बाद में बताएंगे। देखिए क्या है कि आप लोग को दिया गया है कि मतलब माने गए मानक या वास्तविक मान से निकटता का वर्णन के लिए, मतलब जो आपका वास्तविक मान है, जैसे ये 10 सेंटीमीटर क्या है वास्तविक मान है, ये पहले से हमको पता है कि इसका मान कितना है 10 सेंटीमीटर है। वर्णन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए अब देखिए क्या हुआ कि आपको ये 10 सेंटीमीटर का दिया गया और कहा गया कि वर्नियर कैलिपर ले लीजिए, चाहे कोई स्केल ले लीजिए और इसका मान मापिए। जो रॉड लोहे स्टील का टुकड़ा दिया गया है, चाहे जो भी मान लीजिए, इसको मापिए, ठीक है। आप पहली बार मापे तो मान लीजिए आपका रीडिंग मान लीजिए आपका मान आ गया 9.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर। तो आपका मान कितना दूर है इस 10 सेंटीमीटर से? जितना भी दूर है। तो ये क्या हो गया? एक्यूरेसी हो गया आपका। क्या हो गया? एक्यूरेसी, यथार्थता हो गया। आप कितना वास्तविक मान से कितना नज़दीक हैं, कितना सन्निकट है, निकट है। तो इस अंतर को हम लोग क्या कर देते हैं? एक्यूरेसी कह देते हैं, ठीक है। मतलब कितना नज़दीक हैं, वास्तविक मान से आप कितना सन्निकट हैं, इसे हम क्या कहते हैं? यथार्थता कहते हैं या एक्यूरेसी कहते हैं। अब प्रिसीजन को समझ लीजिए, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब 10 सेंटीमीटर दिया गया है आपको, स्टील का टुकड़ा है चाहे रॉड मान लीजिए, जो भी मानना है। अब देखिए आप बर्नियर कैलिपर या किसी भी स्केल से मापे, आपका मान आया एक बार मान लीजिए 8.8 आया, एक बार आया 8.7 आया, ठीक है। तो देखिए और एक बार आया 8.6 आया, ठीक है, 8.6 आया, ठीक है। तो देखिए अब प्रिसीजन क्या हुआ? आप देखिए आप 3 बार रीडिंग लिए, 3 बार मापे, तो आपस में जो आप माप रहे हैं वो आपस में कितना परिशुद्ध है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसीजन कहते हैं। आप जो रीडिंग ले रहे हैं वो कितना प्रिसाइज तरीके से ले रहे हैं, ये आपका क्या हुआ? परिशुद्धता हुआ। आप मतलब आपस में जो कई बार आप मापे हैं वो आपस में कितना मान, आपस में कितना दूर और नज़दीक हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? परिशुद्धता करते हैं। देखिए ये 8.8 है, 8.7 है, 8.6 है। तो ये रीडिंग जो है ये आपस में कितना कितना दूर है। तो इस अंतर को हम लोग क्या कह देते हैं? आपस के अंतर को, रीडिंग जो लिए हैं इन रीडिंगों के आपस के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसाइज, प्रिसीजन या परिशुद्धता कहते हैं। एक्यूरेसी क्या होता है? तो वास्तविक मान से आप कितना दूर है, यह आपका एक्यूरेसी होता है। इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? माने गए मान की मानक या वास्तविक मान से निकटता का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? वास्तविक मान से निकटता को वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मतलब क्या है? वास्तविक मान यहाँ 10 सेंटीमीटर है और इससे आप कितना दूर हैं, तो ये क्या अभी बताए, क्या क्या होगा? एक्यूरेसी होगा। वास्तविक मान से अगर आप दूरी नापेंगे, आपका मान कितना दूर है, तो क्या होगा? एक्यूरेसी होगा। और जो आपस में रीडिंग लिए हैं वो आपस में कितना कितना दूर पे है, तो वो क्या होगा? परिशुद्धता हो गया।
तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हम बताएं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर भी आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या अंतर होता है। जो आपस में जो रीडिंग ले रहे हैं वो आपस में कितना अंतर पे आ रहा है, जो रीडिंगों के बीच का अंतर जो होता है वो आपका प्रिसीजन या परिशुद्धता कहलाता है। एक्यूरेसी क्या है, तो आपका वास्तविक मान से कितना दूर मान में अंतर है, वो क्या कहलाता है, एक्यूरेसी कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इस वीडियो के अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ है LPCBT2 का। अब हम आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब जानते हैं, देखिए क्या होता है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है नॉर्मल देखा जाए तो। ठीक है, तो क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनमें अंतर क्या होता है, ठोस का जो है आयतन आकार दोनों निश्चित होता है, इनके बीच का आकर्षण बल बहुत अत्यधिक होता है अणुओं के बीच, और जो देखिए, तो क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है कि ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव का क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, और गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, ये नॉर्मल ऐसे मतलब बता दिया जाता है। अब पहले हम लोग समझते हैं कि ठोस का सबसे पहले गुण समझते हैं। ठोस में क्या होता है, इनके अणुओं के बीच जो बहुत कम दूरी होती है, और ये गतिशील नहीं होते हैं, कंपन करते हैं, क्योंकि दूरी कम हुई तो जगह कम रहेगा, तो ये कंपन कर देते हैं। और इनके बीच का जो ठोस के अणुओं के बीच का आपस में जो आकर्षण बल होता है, जो अंतराण्विक बल कहते हैं, वो बहुत अत्यधिक होता है। इसलिए इसका आकार जो है आसानी से परिवर्तित नहीं किया जाता है। इस पर बल लगाकर बाहर से इनके आकार को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा ठोस पदार्थों का गुण नहीं है, जो ठोस पदार्थ हैं उसमें से कौन सा गुण नहीं है। देखिए, आयतन आकार दोनों निश्चित होता है, ये तो हम बता दिए। इनकी आकृति, उनकी निश्चित आकृति होती है, जैसे कोई आकृति है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी आकृति का हो सकता है ठोस पदार्थ, उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है। अभी हम बताएं, इनके ठोस के अणुओं के बीच बहुत अत्यधिक अंतराण्विक बल होता है, आकर्षण बल होता है, और इन पे बाहर से बल लगाकर इनके आकार को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मतलब बहुत अत्यधिक बल लगाते हैं तब ठोस क्या होता है, टूट जाता है। इसके कारण उनका आकार में परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है। मतलब आसानी से उसको कम बल लगाकर उसके आकार को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ठोस पदार्थों का। अब जबकि इसमें तीसरा ऑप्शन में कहा गया है कि उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, मतलब आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है आकार को, ठोस पदार्थ के आकार को, जो कि ये बात गलत है। मतलब उसके आकार को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ठोस पदार्थों के। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस प्रश्न का मतलब आप लोग को मतलब अभी एक्सप्लेन किए, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब इस वीडियो के हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ये भी न्यूमेरिकल है। हम बोले ना कि अभी जो CBT2 का एग्ज़ाम होगा, जो भी LP के एस्पिरेंट्स है, जो भी CBT1 लगभग जिनका भी 50 के आसपास आया है, वो लगभग अपने क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर 1-2 डेंजर बोर्ड को छोड़ दिया जाए तो। डेंजर भी जैसे इलाहाबाद, गोरखपुर का। तो देखिए, 50 के आसपास जिसका भी रहेगा, मतलब रॉ मार्क्स, वो लगभग क्वालिफाई है, CBT2 का तैयारी करे। और CBT2 में देखिए ये सारे क्वेश्चन CBT2 के क्वेश्चन हैं। अभी हम बोले कि छोटे छोटे जो मतलब न्यूमेरिकल हैं वो आते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि 500 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर धारा प्रयुक्त होती है, मतलब प्रवाहित होती है। 20 सेकेंड में उत्पन्न होने वाली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 2 बार ऊष्मा लिखा गया, होने वाली ऊष्मा ज्ञात कीजिए। 20 सेकेंड में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें क्या क्या आ जा रहा है, आर का मान दिया जा रहा है। क्या चीज़ का मान दिया जा रहा है, आर का कितना मान दिया गया है, 500 ओम दिया गया है।
जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। और आई का मान दिया गया है, आई का मान दिया गया है कितने एम्पियर, 3 एम्पियर दिया गया है, ठीक है। 10 एम्पियर दिया गया है आई का मान, मतलब धारा का मान दिया गया है। और कितने टी का मान दिया गया है, कितने सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, कितने सेकंड तक, 20 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, ठीक है। देखिए अब चलिए, अब देखते हैं कि इस ऊष्मा हमको क्या ज्ञात करना है, ऊष्मा ज्ञात करना है, ठीक है। ऊष्मा मतलब ऊर्जा, ऊर्जा देखें तो ठीक है। तो हम लोग, एक सूत्र होता है एच इजकल टू, देखिए 3 सूत्र होता है, तीनों सूत्र को याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है। एच इजकल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। एक होता है एच इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता है, ठीक है। और एक होता है, इधर लिख दे रहे हैं, इधर थोड़ा सा पेन का हम साइज मोटा ले लिए हैं इसलिए थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, वी आई इंटू टी होता है, ठीक है। ये तीनों सूत्र याद रखिए, ठीक है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ये जो सूत्र है डब्लू का सूत्र है या व्यय ऊर्जा का सूत्र है, लेकिन अगर उत्पन्न ऊष्मा की बात करेगा तो सेम सूत्र, जो डब्लू के जगह पे हम लोग एच लिख देते हैं, क्योंकि ऊष्मा भी क्या है, ऊर्जा का ही रूप है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, आई का मान दिया गया है 3 एम्पियर, और आर का मान दिया गया है 500 ओम, और टी का मान दिया है 20 सेकंड तक बताना है हमको। तो इसमें अगर हम मान रख देंगे, देखिए एच इजकल टू अगर मान रखेंगे तो आई स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और आर का मान कितना है, 500 है, 500 ओम है। और कितना सेकंड तक बात करना है, समय सेकंड में ही है, तो हमको किसी भी मात्रक को परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड ही होता है, और यहाँ पे 20 सेकंड समय दिया गया है। तो देखिए अगर इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 9 और 5 में गुणा कर, 9×5=45, मतलब 4500, और गुणे 2, 9000। तो इस कितना आंसर आ रहा है, 9000 जूल। इस जो कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है, कितना उसमें मतलब उत्पन्न होगी, अगर इतना 20 सेकंड तक 500 ओम प्रतिरोध के विद्युत हीटर में 303 एम्पियर की धारा 20 सेकंड तक प्रवाहित होगी, तो कितना जूल उसमें उत्पन्न होगी, मतलब तो 9000 जूल होगी। तो इस ये देखिए ये छोटा सा न्यूमेरिकल आया है, ये तीनों सूत्रों को याद रखिए, एच इजकल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, एच इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, एच इजकल टू वी आई टी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 9000 जूल। देखिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा, और फिजिक्स का जो वेटेज जो है वो CBT 2 में ज़्यादा है, और इसी पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। अभी एक वीडियो में शॉर्ट्स में बताया भी हैं कि आपका जो है मेरिट किस पे बनता है, तो आपका मेरिट बनता है पार्ट ए पे, उसी का 70% मायने रखता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 9000 जूल, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। ऊष्मा का कुचालक निम्नलिखित में से कौन सा है, ये बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है। देखिए ऊष्मा का कुचालक, कुचालक का मतलब क्या होता है, जिससे ऊष्मा आसानी से प्रवाहित ना हो सके, ठीक है। तो स्टील की चम्मच, क्या पहले ही कर दिया, स्टील की चम्मच है, किस चीज़ की चम्मच है, स्टील की, मतलब वो धातु है, और धातु से ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, मतलब कुचालक बताना है, सुचालक नहीं। ऊल, ऊल मतलब ऊन, ऊन क्या होता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है ऊन, ठीक है। और अगला है एल्युमिनियम की छड़ और तांबा, ठीक है। एल्युमिनियम की छड़ भी धातु है, इससे भी उसमें प्रवाहित होगी, और तांबा भी धातु है तो इससे भी उसमें प्रवाहित होगी। जो ऑप्शन भी है ऊल, मतलब ऊन, ऊन क्या, ऊन से हम उसमें आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाती है, मतलब जो ऊष्मा है वो, यह ऊन जो है एक तरह से देखा जाए तो यह इंसुलेटर है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ठंडियों में क्या करते हैं, उलेन कपड़ा पहनते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे जो शरीर की गर्मी है वो बाहर ना जा पाए, और चाहे बाहर की जो ठंडी है वहाँ शरीर के अंदर ना प्रवेश कर पाए। क्योंकि ये क्या है, ऊल क्या है, ऊन क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। तो इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है यही जो है ऊष्मा का कुचालक है। इसमें
पूछा भी गया है कि ऊष्मा का कुचालक निम्नलिखित में से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, देखिए प्रश्न जो है ना, थोड़ा सा एक बार आप लोग हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आता है, तो एक बार अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो उस प्रश्न को एक बार इंग्लिश में लैंग्वेज चेंज करके देखना चाहिए, जो कि बगल में आइकन होता है, आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कल हिंदी में लैंग्वेज थोड़ा सा टफ कर देता है, जो भी वो लोग ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, और डायरेक्ट शुद्ध रूप से हिंदी लिख देता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे अभी पहला प्रश्न अभी हम लोग इस वीडियो का हल किए तो उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज टफ किया है, ठीक है, जिसकी वजह से लैंग्वेज की वजह से ही गलत क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे कि इस क्वेश्चन में पूछा ही क्या जा रहा है, तो आप गलत सलत उत्तर देंगे ही। तो चलिए हम इस वीडियो के अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इस वीडियो का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा की दिशा का उचित उचित वर्णन करता है, मतलब विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग समझना पड़ेगा। समझना क्या है, अब बहुत लोग रटे भी होते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा की दिशा होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित इस दिशा में हो रहे हैं तो धारा की दिशा क्या होगी, उसके विपरीत होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा जिधर होती है, कोई भी कंडक्टर हो, जैसे करंट करेंट कंडक्टर हो, मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो अगर इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह इस दिशा में हो रही है तो उसके विपरीत दिशा में क्या होगी, धारा की दिशा मानी जाती है। तो धारा की दिशा किधर होती है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। तो इस प्रश्न का जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो पहला ऑप्शन है धनात्मक आवेश प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा, जो कि गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा। तो अभी हम बताया कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि जब समान तापमान पर दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपका ये रटने वाला नहीं है, जो रटा होगा उसको नहीं कर पाएगा। देखिए क्या होता है कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह चाहे किसी भी चीज़ का प्रवाह क्या होता है, जैसे पानी का ही प्रवाह है, हमेशा उच्च से नीचे की ओर होता है, उच्च स्थान से नीचे स्थान की ओर, मतलब ज़्यादा से कम की ओर होता है। चाहे हवा का भी प्रवाह क्या होता है, ज़्यादा से कम की ओर होता है। कोई भी चीज़ है तो उसका प्रवाह कहाँ से होगा, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ज़्यादा से कम की ओर। लेकिन क्या है कि दोनों अगर बराबर हैं, दोनों का तापमान क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब समान तापमान पर दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, मतलब दोनों का तापमान क्या है, जो मान लीजिए पहली वस्तु है, ठीक है, और ये दूसरी वस्तु है, दोनों का तापमान क्या है, समान है। अब मान लीजिए कि दो ड्रम रखे हैं, ठीक है, दोनों में मतलब पानी का लेवल समान है, तो दोनों को अगर पाइप से जोड़ेंगे तो पानी का प्रवाह एक दूसरे में होगा, ना पहले वाले ड्रम से दूसरे में जाएगा, ना दूसरे वाले ड्रम से पहले वाले में आएगा, अगर दोनों में पानी का लेवल समान है। ठीक है, उसी तरह जब दोनों वस्तुओं का तापमान समान है तो इसमें ताप का प्रवाह नहीं होगा, मतलब उष्मा का प्रवाह नहीं होगा, मतलब उष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों जब तापांतर होता है, तापों में अंतर होता है, तभी उष्मा का प्रवाह होता है। मतलब एक वस्तु थोड़ा ज़्यादा गर्म होती और दूसरी वस्तु थोड़ा सा उससे कम गर्म होती, तो ज़्यादा गर्म वाली वस्तु से उष्मा का प्रवाह कम गर्म वाली वस्तु की ओर होता है। यही मतलब नेचर मतलब रूल कहता है। आप लोग थर्मोडाइनमिक्स का सेकेंड लैब पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, बताएंगे भी, उतना हम लोग की ज़रूरत नहीं है। तो ये मतलब यही नेचर है, नेचर मतलब ये क्या है, ये प्रवाह है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसको कहा जाता है। मतलब प्रकृति में जो भी होता है वो क्या होता है, ज़्यादातर हमेशा ऊंच से नीचे की ओर प्रवाह होता है। जैसे दबांतर भी होता है, तभी मतलब किसी भी चीज़ का दबांतर होता है, जैसे मान लीजिए हवा का दबांतर होता है, मतलब ऊंच से नीच की ओर, मतलब ज़्यादा दाब से कम दाब की ओर प्रवाह होता है। तो लेकिन जब दोनों का जब दाब समान रहेगा तो वहाँ पे भी प्रवाह नहीं होता है, चाहे हवा का दाब हो चाहे पानी का दाब हो, किसी भी चीज़ का। उसी तरह ताप भी है,
अगर दोनों वस्तुओं का तापमान समान है तो ताप का मतलब जो है ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जैसे दो ये वस्तु जितना 35 मान लीजिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो दोनों का तापमान समान है तो ऊष्मा का प्रवाह होने की कोई चांस ही नहीं बनती। अगर दोनों के बीच ताप का अंतर होता तो ऊष्मा का प्रवाह होता। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ऑप्शन का इंग्लिश नहीं लिखे हैं क्योंकि पेज थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा था। देखिए कोई ऊष्मा अंतरित नहीं होती है। ऊष्मा अंतरित नहीं होती है। अंतरित होने का मतलब क्या होगा? मतलब ट्रांसफ़र नहीं करेंगी, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं होगा क्योंकि दोनों का ताप समान है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। देखिए हो गया 10 क्वेश्चन हो गया, सॉरी, मैं सोचा कि आगे भी और भी प्रश्न होंगे। ठीक है, तो देखिए ये सारे जो 10 क्वेश्चन से आप लोग को आइडिया लगा होगा कि आप लोग को किस तरीके से मतलब साइंस को तैयार करना है। और साइंस के पोर्शन ज़्यादा आते हैं। मैथ रीजनिंग तो आप लोग बहुत मतलब पढ़े ही होंगे क्योंकि CBT 1 क्वालिफाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मैथ रीजनिंग सही होगा। लेकिन साइंस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं इस वाले मतलब CBT 2 में न्यूमेरिकल आते हैं साइंस के छोटे छोटे। तो 10 क्वेश्चन कराए आगे थोड़ा सा और अगले वीडियो में हो सकता है कि और भी सारे प्रश्न कराएं। मतलब जितने भी साइंस के रेलवे में जितने भी मतलब ग्रुप डी हो ALP हो उन सभी के जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो आप लोग को इस वीडियो को मतलब वीडियो के माध्यम से हल कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही MCQ मतलब वीडियो के लिए जो आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।